हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो लगातार आरओ यारो की भर्ती को लेके विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं कि इसकी तैयारी को किस प्रकार से किया जाए या फिर इसकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो आरओ यारो यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की ये जो 411 भर्तियां आई हैं, तो इनमें कैसे आप अंतिम रूप से सिलेक्ट हो सकते हैं। अंतिम रूप से सिलेक्ट होने का मतलब है कि आप एक सीट को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम इस परीक्षा को क्रैक करें। आपके पास एक सटीक रणनीति होनी चाहिए और रणनीति को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसके सिलेबस पर विशेष पकड़ होनी चाहिए। विशेष पकड़ होने का मतलब है कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमसे प्री हो या फिर आपका मेंस हो तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरीके से हम प्री और मेंस की तैयारी को एक साथ कर सकते हैं। बाद बाकी सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक या फिर विषय हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और कौन से ऐसे टॉपिक या फिर विषय हैं जिन पर हमें थोड़ा सा कम फोकस करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए आज हम आरओ यारो की एक समग्र रणनीति को देखेंगे ताकि आप लोग अंतिम रूप से अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए। बाद बाकी जो लोग बहुत अनुभवी हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी से एक बार बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि बहुत सी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूं कि आपको कितना टारगेट करना है, किन विषयों पर ज़्यादा फोकस करना है। इन सब चीज़ों की भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आप लोग एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ इस एग्जाम की तैयारी को कर सकें। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस, यानी कि जो आरओ यारो है उसकी प्रारंभिक परीक्षा की हम लोग बात करें तो आप सभी को पता होगा उसमें दो पेपर होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है सामान्य अध्ययन का, जिसे आप जीएस के नाम से जानते हैं, और दूसरा होगा किसका? सामान्य हिंदी का। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की। तो 140 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। अब देखो, इस जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में कौन कौन से विषय हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम देखेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश विशेष, करंट अफेयर्स, थोड़ी सी गणित और थोड़ी सी रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति परीक्षण। ठीक है, इतनी चीजें इस सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत क्या है। ये चीजें आप सबको पता थी कि ये पूछा जाता है। अब देखो, ध्यान देने की जो जरूरत है वो ये है कि जो आपके ये वाले जो सब्जेक्ट हैं 4, ये कैसे हैं? ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके सिलेबस में, यानी कि इनसे क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा पूछी जाती है। यानी कि ये इस सिलेबस के कोर सब्जेक्ट हैं जहाँ से कि प्रश्नों की संख्या आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें एक चीज और शामिल हो जाती है, वो है करंट अफेयर्स। तो आप लोग अब फोकस करिए थोड़ा सा कि आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स पर विशेष पकड़ बनानी है, क्योंकि आपको इन 5 सब्जेक्ट से लगभग 80 से 90 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आप समझो 140 क्वेश्चंस आएंगे और 80-90 प्रश्न आपको इन्हीं 5 सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो ये कोर सब्जेक्ट हैं। पहली बात तो इन पर आपकी पकड़ बहुत बेहतर होनी चाहिए। आप लोग एक डायरी ले लीजिए या फिर जिस भी जगह पर आप अपनी रणनीतियों को लिखते हो, तो इन सब चीज़ों को फटाफट वहाँ पर नोट करिए कि ये कोर सब्जेक्ट हैं
और इन पर हमें विशेष पकड़ बनानी है। देखो 100 दिन का टाइम है, अगर आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे तभी हो पाएगा। अगर आप भेड़ चाल में चलते हुए डेली इसकी रणनीति, उसकी रणनीति, इसकी वीडियो, ये सब करते रहेंगे तो आप फिर पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको एक जगह पर टिककर, एक जगह पर विश्वास करके, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मेरे पास आप आ जाइए, आप जहां भी पढ़ें उस पर विश्वास जताएं। ठीक है, लेकिन विश्वास करने से पहले आप लोग सारी चीज़ों को देख लें कि ये परीक्षा के मानकों पर ये वाला प्लेटफॉर्म खरा उतर रहा है कि नहीं, ये जरूर अपने दिमाग में। बाद में पता चले कि टाइम भी बर्बाद हो गया, पैसा भी बर्बाद हो गया और सिलेक्शन भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर 4 ये इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था और विज्ञान, और उसके बाद करंट अफेयर्स, ये आपके हो गए कोर सब्जेक्ट। यहाँ से क्वेश्चंस की संख्या आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद देखो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश विशेष। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी कम होती है। यहाँ से आप देखेंगे तो भारतीय कृषि से 4-5 प्रश्न, उत्तर प्रदेश विशेष से तो ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं 6 से 7, लेकिन इतने नहीं पूछे जाते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में हो सकता है कि आपसे 18 से 20 प्रश्न पूछ ले। ठीक है, भारतीय भूगोल में आपसे 18 से 20 प्रश्न कभी पूछे गए हैं, कभी 16 से 17 पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न की संख्या हमेशा कभी 6 से 7। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे, जो करंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनसे। ठीक है, भारतीय कृषि से आप देखेंगे तो 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी से देखेंगे तो 7-8 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से थोड़े क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो ये हो गए कोर सब्जेक्ट, और ये फिर थोड़े मिनिमम मार्क्स वाले सब्जेक्ट। ठीक है, और गणित और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से भी आपको 5 से 6 प्रश्न और 5 से 6 प्रश्न, यानी कि 10 से 12 प्रश्न आपको गणित रीजनिंग से भी देखने को इस पेपर में मिलते हैं। तो सबसे पहले आपने जीएस के पेपर के लिए क्या देखा कि 5 इसमें कोर सब्जेक्ट हैं, 4 ये और 1 करंट अफेयर्स, बाद बाकी सबसे प्रश्नों की संख्या थोड़ी थोड़ी पूछी जाती है और इनका सिलेबस भी बहुत कम है। तो सबसे पहले कोर सब्जेक्ट को तैयार करें, फिर इन पर आएँ। ठीक है, बाद बाकी गणित रीजनिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है। अगर आपने स्कूल में या फिर आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो गणित रीजनिंग तो आपकी वैसे ही इतनी तैयार होगी कि आप इन प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। तो ये बात हो गई 140 अंकों की। अब देखो इसमें आपको स्कोर कितना करना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको अपना टारगेट लगभग 80 से 85 प्रश्न आफ्टर नेगेटिव मार्किंग सही करने का करना है। ठीक है, तो टारगेट आपका कितना होना चाहिए, 80 से 85 अंक या फिर 80 से 85 प्रश्न, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के बाद। उसके बाद देखो यहाँ पर अब इसके दूसरे सेक्शन में घुसते हैं, यानी कि इसके दूसरा जो पेपर होता है। अच्छा, सबको ये पता होगा कि ये पेपर 2 घंटे का होता है और प्रथम चरण में इसी का पेपर कराया जाता है। फिर दूसरी पाली, वहाँ पर विभिन्न पालियाँ होती हैं, तो दूसरी पाली में फिर हिंदी का प्रश्न पत्र होता है। तो इसमें आपको पता होगा सभी 10-10 अंकों का होता है, 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो सभी टॉपिक हैं वो बराबर ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि आपको विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्वों तत्सम हो गया और वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, ये सब रटने वाली चीजें हैं। बाद बाकी विशेषण विशेष हो गया और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इनमें थोड़े से कॉन्सेप्ट की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक वाक्य क्यों गलत है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी आप सही और गलत वाक्य की पहचान कर पाएंगे। और इसी तरीके से वर्तनी में भी होता है। ठीक है, तो वर्तनी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है। बाद बाकी विलोम हो गया, पर्यायवाची, तत्वों तत्सम और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये प्रॉपर रटने वाली चीजें हैं। विशेषण विशेष, इसमें भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फंसाने वाले जो 2 टॉपिक हैं वो विशेषण विशेष और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि ही है। बाद बाकी में बच्चे इतना नहीं फंसते हैं। तो इसमें आपका टारगेट 60 में से होना चाहिए कितना, 50 से 55। ठीक है, और पोस्ट लगभग 411 हैं। ठीक है,
और अगर हम लोग थोड़ा सा उम्मीद करें तो 50 से 60 पोस्ट बढ़ भी सकती हैं जब तक कि प्री का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो लगभग 450 पोस्ट पर अगर रिजल्ट आता है तो आपके लिए जो सेफ स्कोर होगा वो लगभग होगा 130 से आप 140 के बीच में स्कोर जरूर करें, ठीक है, टोटल ओवरऑल दोनों पेपर में, क्योंकि दोनों पेपर को मिला के ही मेरिट बनती है यहाँ पर। तो 80 से 85 का टारगेट आपको जीएस वाले प्रश्न पत्र में करना है और 50 से 55 का टारगेट आपको करना है किसमें, हिंदी वाले प्रश्न पत्र में। अच्छा, 60 में से 50 से 55 हो सकता है जो नए बच्चे हों उन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ये आ जाते हैं अगर आप लोग हिंदी पर बेहतर पकड़ बनाए हैं। और बेहतर पकड़ नहीं, अगर आपने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से लगाया है और आपने क्या किया है कि जितने भी परीक्षाओं में विभिन्न विलोम शब्द पर्यायवाची, मतलब ये 6 टॉपिक से जितनी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं आप उनको ढूंढिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाद बाकी आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइए तो 50 से 55 का आंकड़ा बहुत ही इजीली कवर हो जाता है। तो आपका ओवरऑल टारगेट 130 से 140 के बीच में होना चाहिए, तो आप बहुत आराम से प्री को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब रणनीति में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि आखिर इन विषयों को तैयार कैसे किया जाए। तो अब मैं देखो आपको एक चीज बता देता हूं, बुक पढ़ने का समय नहीं है, ये मैं बार बार बात अपनी क्लास में भी बताता हूं। आप कहीं से कंसाइज मटेरियल की जुगाड़ करिए, आप चाहे यहाँ से ऑर्डर करिए या फिर किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं और उसको विश्वास करके पढ़िए। साथ में आपको PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक उनको जरूर लगाइए, ठीक है। और PYQ से मेरा मतलब सिर्फ आरओ के प्रीवियस ईयर लगाना नहीं है। यूपीपीसीएस विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन कराता है, जैसे कि BEO हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, तो आप उसमें कोई भी बुक मार्केट से उठाइए और उन सभी के PYQ आप देख लीजिए और उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। बाद बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म के आपके पास सटीक नोट्स होने चाहिए। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को कर लेंगे तो आपका जो ये टारगेट है 80 से 85 वाला, ये इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके लिए क्या करना है, तो बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, नोट्स भी आपको कंसाइज में मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। मैं बुक वगैरह सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, आप लोग अपना देख लीजिए, जौन सी मतलब कोई भी बुक आपको उठानी हो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बुकें एकदम भरी पड़ी हैं। आप कहीं भी जाएंगे 50 किताबें आपको मिल जाएंगी, तो आपको जो बेहतर लगे, आपको जहाँ से बेहतर लगे आप वो ले सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बाद बाकी इसमें भी आपको सभी PYQ सॉल्व करके जाना है, ठीक है। और यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ भी 50 से 55 का टारगेट हो जाएगा और यहाँ भी 80 से 85 का टारगेट हो जाएगा। तो आप इजीली 130 से 140 का जो टारगेट है वो प्री में बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि इस तरीके से मैंने सिलेबस को इसीलिए बनाया है कि अब आप आगे देखें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम प्री और मेंस की तैयारी को क्या एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी हैं और अगर आपकी सिलेबस पर विशेष पकड़ होती तो आप ये क्वेश्चन कभी पूछते ही ना, क्योंकि आपको खुद पता है कि जब आप यहाँ देखो सामान्य अध्ययन और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ऑलरेडी जो मेंस में 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं उनकी तैयारी हो ही रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये 120 नंबर का होता है और ये होता है 60 नंबर का, और टोटल जो मेंस होता है वो होता है 400 नंबर का। तो जब आप इस आरओ के प्री की तैयारी करते हैं तो इसके मेंस की तैयारी ऑलरेडी हो जाती है कितने अंकों की, 120 और 160 यानी कि 180 अंकों की। और जो मामला फंसता है वो फंसता है हिंदी और आलेखन के पेपर का, जिसमें कि 100 अंक का पूर्णांक होता है और निबंध 120 अंक का, यानी कि 220 नंबरों का बस मामला फंसता है। और इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इन चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आपने प्री की सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, समझ लिया, ठीक है। इतना अंक ले आइए, तब आप इस वाले सेक्शन में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखो जो मेंस है वो टोटल मैंने अभी आपको बताया 400 नंबर का होता है और
इसमें 4 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का, बिल्कुल प्री की तरीके से। एक हिंदी का होता है ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल प्री की तरीके से। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि वहाँ 6 टॉपिक पूछे जा रहे थे, यहाँ पर 5 पूछे जाते हैं। 5 टॉपिक में मतलब ये क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जाता है, बाद बाकी वही टॉपिक यहाँ पर रिपीट हैं। हिंदी आलेखन की बात करें तो ये 100 नंबर का होता है। इसमें गद्यांश का शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाती है 21 नंबर की, ठीक है। उसके बाद सरकारी पत्र का सारणी रूप पूछा जाता है 15 नंबर का, और पत्राचार यानी कि लेटर राइटिंग पूछी जाती है 24 नंबर की। उसके बाद प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली होती हैं 20 नंबर की। 5-5 शब्द होते हैं, हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 5 पूछे जाते हैं और इनका प्रयोग वाक्यों में करना होता है 10 अंक, और 10 अंक का कंप्यूटर ज्ञान। इस तरीके से ये जो पूरा पेपर होता है ये होता है 100 नंबर का। हिंदी निबंध की बात करें तो 3 निबंध पूछे जाते हैं और 40 अंक का एक निबंध होता है, तो 120 अंक का पूरा ये निबंध का पेपर हो गया। और जो निबंध है वो आपको 600 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मेंस का सिलेबस, बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट तो प्री वाला इन लोगों ने उठा लिया है, बाद बाकी जो नया है वो ये है। अब देखो यहाँ पर प्री और मेंस की तैयारी करने की साथ में बात आई, तो जब आप प्री की तैयारी करते हैं तो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है मेंस में, उसकी तैयारी ऑलरेडी हुई होगी। हिंदी के पेपर की बात करें तो भी तैयारी आपकी हो जाती है वहीं पे। अब मुद्दा बचता है हिंदी आलेखन और निबंध का। तो देखो गद्यांश की बात करें तो ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है, इसको रटा नहीं जा सकता। इसको ऐसा नहीं है कि हम बहुत पहले से तैयार करके रटते हुए चले आएंगे, इसको रटा नहीं जा सकता है। ये टोटल कॉन्सेप्ट वाली चीज है। एक गद्यांश दिया जाता है, ठीक है, और नो डाउट बहुत टफ होता है गद्यांश। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल सा होगा, आप लोग पढ़ेंगे और नीचे बिल्कुल बच्चों वाले आंसर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत टफ वहाँ पर एक गद्यांश दिया जाता है, उसके भाव विचारों को अच्छी तरीके से समझना होता है, फिर उसका शीर्षक, उसका सारांश, और उसमें कुछ लाइनों को अंडरलाइन कर दिया जाता है, तो उनकी व्याख्या आपको करनी पड़ती है। फिर सरकारी पत्र का सारणी रूप उसमें पूछा जाता है और पत्राचार, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और ये टोटल कितना है 45 और 15 कितना हो गया 60 अंकों का जो ये मामला है यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाद बाकी देखो प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली, इसमें कुछ नहीं होता है। 5 शब्द आपको दिए जाते हैं हिंदी में, उनकी इंग्लिश लिखनी होती है आपको, और 5 शब्द इंग्लिश में दिए जाते हैं, उनकी हिंदी लिखनी होती है। और जो वो शब्द होते हैं या तो वो प्रशासन से संबंधित होते हैं या फिर वो वाणिज्य से संबंधित, ठीक है। तो कोई भी किताब आप मार्केट से उठा लें, 2-4 किताबों को अच्छी तरीके से खंगाल लेंगे तो आपको 10 में से 8 शब्द बहुत ही ईजिली उसमें मिल जाते हैं पेपर में, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ की बात करें, छोटे से आप ये सारी चीज़ें पढ़ते चले आए हैं। बस इसमें क्या है कि आपको दिए गए मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके लिखना होता है, ठीक है। 5 शब्द होते हैं और प्रत्येक 2 अंक का होता है, तो 10 नंबर का। कंप्यूटर ज्ञान की बात करें तो बहुत ही सामान्य सी चीज़ें कंप्यूटर के अंतर्गत पूछी जाती हैं। 4-5 टॉपिक वहाँ पर होते हैं, उनके ऊपर कुछ आपको लिखना पड़ेगा जो भी वहाँ पर पूछा जाए। तो मामला सिर्फ 60 अंक का है यहाँ पर। बाद बाकी ये वाला जो 40 अंक है ये भी बहुत इजी है। हाँ, इस परीक्षा की जो सबसे टफ चीज़ है वो है हिंदी निबंध। इसको लेके लोग जरूर घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक ही चीज़ है कि आपकी लेखनी पर बेहतर पकड़ होनी चाहिए। अब वो पकड़ कैसे होगी, जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे। चीज़ों को पढ़ने का मतलब है कि आप पेपर में जो संपादकीय वाला जो पेज आता है उसको पढ़िए, जो भी विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर विभिन्न लोगों की क्या राय है उनको देखिए, ठीक है। बाद बाकी आप लोग बहुत सी अच्छी किताबों को जब पढ़ते हैं तो बहुत सी शब्दावली, जो स्टैंडर्ड शब्दावली होती है वो आपकी लेखनी में आती है। तो यही सारी चीज़ें आपकी लेखनी को बेहतर बनाती हैं और आप किसी मुद्दे पर बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी तैयारी जरूर आप लोग बाद में कर सकते हैं, ये दोनों जो सेक्शन है, ठीक है। क्योंकि प्री के बाद आपको 2 से ढाई महीने का समय मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप 70-80 दिन में ये चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। इतनी चीज़ों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। बाद बाकी इन वाली चीज़ों को आप यहाँ प्री के साथ पढ़ें। वैसे मेरा मानना है कि इनको भी आप ना पढ़ें, बस अभी आप बचे हुए दिनों में सिर्फ
प्री पर फोकस करें, और प्री पर फोकस करने के बाद आपको पता है कि 180 नंबर का मेंस मेरा ऑलरेडी तैयार होगा। बाद में जो बात फंसेगी 220 नंबर की, उसमें भी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो 60 नंबर ये और 120 नंबर ये, बाद बाकी ये सारी चीज़ें भी प्योर रटने वाली हैं, ठीक है। और अब देखो ये 60 नंबर वाला भी जो मामला है, अगर आप इस पर पकड़ बना लेंगे उसी समय बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे लेटर राइटिंग है, ठीक है, सरकारी पत्र है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उससे अलग आपको नहीं हटना होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप एक बार चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे और अपने दिमाग में एक बार पूरे परफॉर्मा तैयार करके, चाहे वो सरकारी पत्र हो, चाहे वो अर्ध सरकारी पत्र हो, चाहे वो क्या बोलते हैं नोटिस हो, ये सारी चीज़ें जो इसमें पूछी जाती हैं, तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, उतने समय में भी। ऐसा नहीं है कि इसको भी अभी से आपको करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई प्री और मेंस दोनों की। तो अगर आपको मेंस में पहुंचना है तो 80 से 85 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे सामान्य अध्ययन के, और 50 से 55 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे सामान्य हिंदी के। तब आप कहीं 130 से 140 अंकों के बीच में अपना स्कोर लाएंगे और फिर आप मेंस में पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये सारी रणनीति हो गई कि प्री और मेंस को कैसे हम लोग एक साथ लेके चलें और कहाँ से पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं कि आपको PYQ तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, बाद बाकी नोट्स के लिए आप मेरे पास से भी नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं नंबर दे देता हूँ 8630246905। आपको वहाँ पर कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा जिसमें जो GS और हिंदी वाला पोर्शन है वो आपको पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और बाद बाकी अंतिम समय में एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करिए, आप लगातार PYQ के साथ में एक टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व करिए। कोई भी बेहतर टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं ताकि आपका जो मूल्यांकन है वो हो सके। ऐसा ना हो कि आप बस चीज़ों को पढ़ते चले जाएं और जब एट लास्ट आप सीधा परीक्षा हॉल में पहुंचे तब आपको पता चले कि आप क्वेश्चन तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस जरूरी है। आप लगातार जहाँ से भी अच्छे क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मिले आप उसको लगाएं, और बिना टेस्ट सीरीज के इसमें सफल होना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये कंप्लीट रणनीति हो गई, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। सिलेबस भी यहाँ पर पूरा दिया गया है, ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से देख के और जो भी बातें मैंने बताई हैं उनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर आज शाम की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।